हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 है जो हम आज लोग कवर करेंगे। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। क्लास 8 पे हम लोग जो है स्टार्ट कर दिए हैं। आज ये चैप्टर नंबर 1 है। तो अगर आपने क्लास 6 एंड 7 की हिस्ट्री नहीं देखी है, मतलब हिस्ट्री की क्लासेस अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें सारी थ्योरी मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस की हुई है। मैंने 6 क्लास की हिस्ट्री जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में मैं 7 क्लास की जो हिस्ट्री है वो ऐड कर दूंगी। आपको एक ही पास सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो क्लास है, ये क्लास जो है आपकी क्लास 8 हिस्ट्री नंबर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिस्ट्री का। ऐसे ही करके जो हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे क्लास 6 की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, फिर पॉलिटी। ऐसे ही करके सारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएंगी, यानी जो एसएसटी आपका है वो सारी थ्योरीज की कंप्लीट जब हो जाएंगी तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ से सीटेट की क्लासें एंड बीपीएससी की भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। यहाँ से हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं और आपको यहाँ से टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट भी दी जाती है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो बात कही गई है, आप सभी को पता है कि एसएसटी में क्लास जो 8 है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 की जो हिस्ट्री है आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लास जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो क्लास 8 की हिस्ट्री से ही बनाए जाते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, इसमें बात कही गई है प्रारंभिक जो कथन रहा है, कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में इस चैप्टर में गिवन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बात कही गई है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी जो डेट होती है वो कितनी महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तारीखें ही इसमें ज़्यादा याद करनी होती। कौन मतलब कब किसी की मृत्यु हुई, कौन सा राज्य कब स्थापित किया गया, किसका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा, तो ये सारी बातें होती हैं तारीख से ही रिलेटेड। ठीक है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, ये सब बातें चलती रहती थी। मतलब आम समझ में हिसाब से इतिहास को तारीखें का पर जो है पर्याय माना जाता है। अपने ही लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बोरिंग मानी जाती है, क्योंकि सच में मतलब इतिहास जो है उसमें काफ़ी कुछ रटना होता है, यानी काफ़ी कुछ समझना होता है। जैसे आपको डेट हो गई, कौन सा काल में किसका साम्राज्य काफ़ी विकसित हुआ, कब किसकी मृत्यु हुई, कब किसकी स्थापना हुई, तो बहुत ज़्यादा होती हैं जो तारीखें इसमें याद करनी पड़ती हैं। तो ये भी माना जाता है, काफ़ी लोग कुछ कहते हैं भी हैं, जो सोशल साइंस से काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बुक में भी आपको देखने को आज मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास आज मतलब जो है अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। यानी जो इतिहास है वो जो पुराना चला आ रहा है उसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आता रहता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो ये क्लास चल रही है, यानी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं ये न्यू एनसीईआरटी है, तो ये डाउट नहीं रखिएगा कि पुरानी एनसीईआरटी से मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। ये जो है नई एनसीईआरटी जो आपकी हुई है अपडेट, वहाँ से मैं ये क्लासेस मतलब दे रही हूँ आपको, वहीं से ये क्लास है। तो ये जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी है। आगे चलते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनका क्या बदलाव आया। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में जो है की बातें करने लगते हैं। यानी जो समय है कि पुराने टाइम में ऐसे लोग रहते थे, ऐसा लोगों का जो तौर तरीका था, ऐसे लोग खाते थे पीते थे, तो इन सब बातें होती। फिर हम लोग कहते हैं आज की डेट में ऐसा है। तो डेट यानी जो तारीख होती है वो हर चीज़ में काफ़ी मायने रखती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर भी हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानो जो कुछ हमने देख रखा है वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी ऊंचे क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और कई ऐसे सवाल पूछते हैं जो कई ऐतिहासिक होते हैं, जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति के सड़क किनारे चाय के जो घुटे भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का जो चलन रहा है शुरू से कब से, मतलब इसका जो चलन रहा वो कब से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की बाहर झांकते हुए आप जहाज को, ये सारे यहाँ पे
यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे इतिहासकार सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। यानी इसमें बात जो कही गई है समय के मतलब तारीख जो होती है कैसे कैसे इम्पोर्टेंट बन गई, इस बारे में बताया गया है। समय को हमेशा मतलब साल या महीने में पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। यानी ये पुराने टाइम से चलती आ रही है परंपरा जो चाय पीने की है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ता था। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इस तरह हम ब्रिटिश शासक की स्थापना के लिए भी कोई एक जो है तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है कि हाँ इस डेट को, यानी जो अर्थव्यवस्था बदली, यानी जो धीरे धीरे परिवर्तन आपको देखने को मिला, तो आप ये नहीं बता सकते कि हाँ ये इस डेट को जो है परिवर्तन हुआ था, या फिर इस डेट को ये राज्य जो ज़्यादा समृद्धशाली बना था, या इस डेट को ये जो राज्य काफ़ी मतलब इसका पतन हो गया था। तो एग्जैक्ट डेट ये आप नहीं बता सकते हैं जो मतलब जो डेवलपमेंट, क्योंकि ये विकास जो हो रहा होता है ये धीरे धीरे होता है। जो आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, तो एग्जैक्ट डेट ये नहीं होती है। आगे चलते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हो गए हों। तो फिर हम लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इसका जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ठीक है, वह कब मारा कब वह मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि जो है बताई जा सकती है। तो ये बात सही है कि अगर आपकी कौन सी डेट को शादी हुई आप बता दोगे, आपके घर में किस डेट को बच्चा आया वो भी आप बता दोगे, आप कौन सी डेट में आपकी मृत्यु हुई ये भी आप बता दोगे। तो एग्जैक्ट जो डेट को हाँ ये घटना घटित हुई वो तो आप बता दोगे कि हाँ इस दिन ये हुआ था, लेकिन जो राज्य है वो धीरे धीरे कब विकसित हुआ, उसका कब पतन हुआ, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। आगे चलते हैं। आगे कौन से साल उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये सारा कुछ हो गया। आगे चलते हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह की अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं और क्या खाते हैं, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृत व समाज किस तरह बदले। इस बारे में ये लोग लिखते हैं। आगे चलते हैं। साइड का जो लिखा हुआ ये भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादकों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ और किस तरह नई रुचियां जो हैं चलन में आई। 1922 में टिपलन चाय के लिए तैयार किया गया यह जो है विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय जो महल है दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा छोटा बेटा राजकुमार अथर्व घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार अथर्व को डाकू ऑफ कर्नाटक की पदवी दी गई थी। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है चित्र ये आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी तारीख है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर है तो इसमें यही सब इंक्लूड किया गया है कि कब कैसे क्या हुआ, यानी कौन सी तारीख के बारे में बात कही गई, कब कैसा रहा माहौल पुराने टाइम में, इस बारे में इस चैप्टर में गिवन है। क्योंकि पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में सारा इंट्रोडक्शन ही होता है, लेकिन आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोई आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है। ये न्यू एनसीईआरटी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीख
चुनते हैं, जिस तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। यानी जो तिथि होती है क्या वो अपने आप से महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, लेकिन हम धीरे धीरे जो घटनाएं होती हैं, घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर जो डेट होती है उसको हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। क्योंकि डेट तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस दिन अगर कोई घटना घटित हो गई तो घटना जो घटित हुई वो महत्वपूर्ण थी, इस वजह से वो डेट भी हमको याद रहती कि हाँ इस डेट को ये घटना घटित हुई थी। आगे चलते हैं। अगर अध्ययन क्या विषय बदला जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। आगे चलते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे और उनके हरेकर गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजी, वेटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, डार्टिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखें महत्वपूर्ण इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई नहीं चीज कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास को चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें बात कही गई है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। यानी जब कोई कहानी लिखते हैं तो उसको टुकड़ों या अध्यायों में डिवाइड कर दिया जाता है। हम ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ जो सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह समझाने इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। यानी जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाएंगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी में पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चला है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं, उनके लिए वह कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या लिखा जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं, हम अवधियां कैसे तय करते हैं। यानी जो अवधि होती है कि यहाँ इतने तक ये अवधि रही, उसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सन 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। तो किताब नाम ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल में बांटा था। यानी जो बुक थी इसमें 3 कालों में इसको बांटा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ये पूछ सकता है आप लोगों से। इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों में इस निर्णय को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है कि उन्होंने जो 3 खंडों में इसको डिवाइड किया था? इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर से खासियतों और उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। यानी जो इतिहास है उसको हम कालखंडों में क्यों बांट देते हैं कि हाँ ये साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, ये अशोक जो सम्राट अशोक जो थे उनका ये साम्राज्य काल इतने टाइम तक रहा, मुगल साम्राज्य जो था वो कब तक रहा। तो ये कालखंडों में इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है कि हमको चीजें याद करने में आसानी हो जाए, उसको हम समझ सकें। क्योंकि है तो सब इतिहास ही,
अगर हम मतलब उसको बांधते ना खंडों में तो आराम से एक में जोड़ के हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। जब उसको खंडों में डिवाइड कर देते तो मतलब हमको समझ में आता कि हाँ, मौर्य साम्राज्य इतने टाइम पीरियड से इतने तक रहा, ये घटनाएं घटित हुई। मुगल जो शासक था इतने टाइम से इतने तक रहा, ये घटनाएं घटित हुई, ऐसे ऐसे हुआ। तो ये ऐसे हमको करके जो इतिहास है वो याद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको खंडों में बांटा गया था। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज व्यवस्था मतलब समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू और मुसलमान तानाशाही का ही राज चलता था। यह चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। आगे चलते हैं। मिल की राय ने ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय जो शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक का सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यानी जो मिल की मतलब ब्रिटिश की जो मिल राय थी, जो रानी थी, उनका ये मानना था कि जब तक अंग्रेज जो है मदद नहीं करेंगे तब तक जो भारत है वो जो हिंदुस्तान है वो प्रगति नहीं कर पाएगा। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी जो प्रशासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास की कैसी जो दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? आगे चलते हैं। क्या इन सारे दौरों के कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करें तो इसका मतलब यह करना चाहिए कहना चाहिए कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहासों और आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बंटकर देखते थे। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई थी। जो खंडों में बांटा गया था इतिहास को, यह जो ज्ञान मिला ये पश्चिम से मिला। पश्चिमी में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के तर्कों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। आगे चलते हैं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते थे? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ना ही यह आर्थिक विकास की ओर प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उपनिवेशिक क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर उपनिवेशिक है क्या। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे जो देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो कैसे भारत पे अपना जो कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे जो नवाब लोग थे भारत के उन पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देखेंगे कि किस तरह अपने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासक के कारण यह की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद की रीति रिवाजों व तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो उपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? यानी जो अंग्रेज लोग थे कैसे कैसे अपने स्वार्थ के लिए कैसे लोगों पे शासन करना स्टार्ट किया, कैसे वो खेती करवाने लगे, अपनी चीज आयात निर्यात के लिए अच्छी जो फसलें थी वो उगाने लगे। तो ये सब जो हुआ
जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के, यानी जो एक देश जो है उस पे दूसरा देश जो उस पे हक जताने लगे, जैसे आर्थिक हो गया, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो बदलाव करने लगता है धीरे धीरे, तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया। तो ये पहला चैप्टर है, इसलिए इसमें सारा इंट्रोडक्शन ही आपको मिलेगा कि हाँ किस तरह से अंग्रेजों का शासन रहा, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कोई आइडिया नहीं, तो इसलिए आपको सारा जो है चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। हम लोग देख लेते हैं गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों पर सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो यानी जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बम्बई जो है इसके बारे में क्या था, इस बात का इंतजाम कर लिया गया था कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। अब कराची के बारे में देख लेते हैं। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ अन्य संदेश विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। अब विशाखपट्टनम है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो ये था जो रिपोर्ट भेजी गई थी, किसको, जो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई थी, इसके बारे में है। अब हम लोग चलते हैं किस तरह जानते हैं प्रशासन जो अभिलेख है तैयार करता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड जो है इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच और साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों पर अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जाता था। इस समझदारी के चलते ज्ञान, ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की जो शक्ति थी पैदा हुई। आगे चलते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम जो अहमद दस्तावेजों और आगे चलते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम जो अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमीशन के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड जो थे वो रूम थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखगार और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाए गए कि यानी जो दस्तावेज यानी जो रिपोर्टें होती हैं वो सुरक्षित रह सकें। आगे चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ से आएगा नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो बात की जा रही है इसमें बात कही गई, उन्होंने खुशन वीसी की माहिर लिखते थे। खुशन वीसी या जो है सुलेखन वीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी। जो छपाई तकनीकी है वो कहाँ से आई, तो आपकी चीन से शुरू हुई थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी, क्योंकि छपाई की जो काम है वो शुरू होने लगी थी, यानी जिसको फोटो कॉपी कहते हैं। सर्वेक्षण का जो बढ़ता महत्व रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का भी चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का जो नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए।
इन सर्वेक्षणों पर धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। यानी जो सारा जो सर्वे था वो होने लगा कि हाँ किस तरह की मिट्टी है, कहाँ पे किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, कहाँ पे कैसे पेड़ हैं, तो ये सारा सर्वेक्षण जो था वो हो रहा था। आगे चलते हैं। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इस सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से ही हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। यानी जो जनगणना अभी जो आपकी डेट मतलब आज की डेट में जो चल रही है, बहुत टाइम पहले से चल रही थी, यानी अंग्रेजों के टाइम से चल रही थी। आगे चलते हैं। जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वविधि सर्वेक्षण, मानवशास्त्री सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो इससे ये हो जाता था कि अंग्रेज लोगों को ये पता चल जाता था कि हाँ कितने लोग हैं मात्रा में इस इलाके में, कैसी वनस्पति है, कैसा मतलब जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसी मिट्टी है, कितनी कैसी फसल उपजती है, तो ये सब जनगणना के द्वारा पता चल जाता था। अधिकृत रिकॉर्ड जो है से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड से इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे जो सरकारी रिकॉर्ड हैं, आगे चलते हैं। इनसे हमें यह भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये भी समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों के लिए क्या वजह थी। इस बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स को मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। यानी जो अलग स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चल जाए कि पुराने टाइम में जो लोग रहते थे उनको कोई दिक्कत तो नहीं थी, जो ये ऐसे जो वहाँ की व्यवस्था थी। इस लिहाज में लोगों की जो डायरियां हैं, तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से ये पता चल जाता है कि पुराने टाइम में जो लोग थे तो उनको उस व्यवस्था से कोई समस्या थी कि नहीं थी, वो लोग कैसे कि अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे चलते हैं। और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, ये सब होगा। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। आगे चलते हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह भी पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभवों से गुजर रहे थे। यानी जो आत्मकथाएं हैं, जो कविताएं हैं, जो स्मरण है, जो संस्मरण है, तो इनसे ये तो जो पुस्तकें हैं पुराने टाइम की, तो उनसे ये पता चल जाता है कि लोग जो थे वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, पर उनका अनुभव कैसा रहा, वो कैसे रहते थे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है। तो ये चैप्टर है। आगे चलते हैं हम लोग। साइड में ये जो लिखा हुआ इसका भी जो है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अखबारों से देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये चैप्टर यहीं तक था, कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर फर्स्ट था तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्योंकि पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि कुछ जो पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट है। और क्लास जो 8 है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं, यानी कि क्लास जो 8 है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए सारे टॉपिक प्रॉपर तरीके से कवर करने थे। इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से ही डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ जो क्लास 8 है वो हिस्ट्री कैसी है, उसमें किस बारे में
ज़्यादा बात कही गई है। तो चैप्टर नंबर 1 जो था कब कैसे कहाँ इसी के बारे में बात कही गई, यानी इतिहास के बारे में ही बात कही गई है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कितने खंडों में बांटा गया, तो 3 खंड थे, कौन कौन से थे, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। जो कल का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही करके क्लास 8 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी या पॉलिटी पे चलने वाले हैं। तो ऐसे ही करके सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको यहाँ पे डेली क्लास ये जो है 5 बजे मिलती रहती है। आपको 3 बजे जो क्लास मिल रही है आजकल, वो सीटेट की मतलब वो सीडीपी की क्लासेस चल रही है वहाँ पे, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी बीपीएससी की भी आपको क्लासेस मिलती रहती है। तो कल हम लोग जो चैप्टर है 2 डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो यानी कल की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बाकी क्लास 6 एंड 7 की हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो भी जाके देख सकते हैं, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू।